हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में दिए भाग 5 अध्याय 2 संसद के बारे में। संसद में हम बात करेंगे संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में। 105 नंबर पे दोस्तों दिया हुआ है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। नंबर 1, इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। नंबर 2, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। नंबर 3, अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वह इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। नंबर 4, जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। 106 नंबर पर है सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे। अब हम बात करेंगे विधायी प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विधायी प्रक्रिया के बारे में 107 नंबर पर है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। नंबर 1, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। नंबर 2, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। नंबर 3, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होगा। नंबर 4, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। नंबर 5, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नंबर 1, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात ख दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है या ख नंबर पे विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं या ग नंबर पे है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं। तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यापगत हो गया है,
राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वह बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि वह बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। नंबर 2, 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो खंड 1 में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंडगाग में निर्दिष्ट सदन सत्रोषित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नंबर 3, यदि राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए वो संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होगा। नंबर 4, यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ख नंबर पे है, परंतु संयुक्त बैठक में का नंबर पे बताया गया है, यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को जिसमें उसका आरंभ हुआ था लौटा नहीं दिया गया है, तो ऐसे संशोधनों से भिन्न यदि कोई हो जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गया है, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। ख नंबर पे, यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है प्रस्तापित किए जाएंगे, और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य है। नंबर 5, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेंगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। 109 नंबर पे है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। नंबर 1, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नंबर 2, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। नंबर 3, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। नंबर 4, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। नंबर 5, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों में के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 110 नंबर पे बात करेंगे धन विधेयक की परिभाषा। नंबर 1, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात का किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमयन। ख, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूत देने
का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। ग नंबर, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। नंबर ख, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। नंबर अंगा, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की सपरीक्षा। च, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसके निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। या छ, उपखंड का से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय। नंबर 2, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके शानदेय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। नंबर 3, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। नंबर 4, जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। 111 नंबर पर विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेह के साथ लौटा सकेगा कि वह विधेयक पर या उसके किन्हीं निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेगा और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।